तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल, जो कि है पार्शियल डिजिटलाइजेशन ऑन डिजिटल सर्विस इंडस्ट्री इन इंडिया। आज का आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो कि आज हम लोग सीखेंगे, और ये है हम लोगों की वीडियो नंबर 9। चलो स्टार्ट करते हैं। और ये रहा हम लोग का आज का आर्टिकल, जो कि काफ़ी हैवी है। तो चलो आज के थीम के बारे में भाई जाना जाए कि क्या है भाई, इसमें हम लोग क्या आज पढ़ने वाले हैं। तो समरी क्या है? समरी यह है कि इंडिया में डिजिटल सर्विस डिलीवरी की पार्शियल डिजिटलाइजेशन पर है। मतलब डिजिटलाइजेशन तो इंडिया हुआ है, लेकिन अभी पार्शियल हुआ है। पार्शियल का मतलब होता है कि अभी अधूरा है, अभी आधा ही हुआ है, इसका डेवलपमेंट आधा ही हुआ है, पूरा तरीके से नहीं हुआ है। तो अधूरी को बोलते हैं पार्शियल। यानी कुछ सेवाएं तो ऑनलाइन हो गई हैं, लेकिन पुराने जो मैनुअल और कम्बरसम तरीके हैं वो आज भी बने हुए हैं। कम्बरसम का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बोझिल होते हैं। ठीक है, तो कम्बरसम एक इम्पॉर्टेंट वोकैब है, इसको मार्क करिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट वोकैबलरी है। तो ये रहा हम लोगों का आज का आर्टिकल, तो जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे। चलो देखते हैं एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप कैसे सेंटेंस को तोड़ते हैं, कैसे एक एक वर्ड को समझते हैं, वो हम लोग आज की क्लास में जानेंगे, जो कि हम लोगों का यूएसपी भी है। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मतलब तैयारी वगैरह कर रहे हैं, कोई भी हो जिसमें भी इंग्लिश आती है, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इस पे ऐसे ही एडिटोरियल्स आते हैं, जिसको हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की रीडिंग को समझते हैं, एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को बहुत ही बारीकी से एनालिसिस करते हैं, हर एक वर्ड को बहुत ही गहराई से जानते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये रही हम लोगों की हेडलाइन। तो हेडलाइन में देखो ऑन आता ही है। ऑन क्या बताता है कि किस विषय पर है। तो डिजिटल सर्विस डिलीवरी इन इंडिया, तो भारत में जो डिजिटल सर्विस की डिलीवरी है कि कैसे सेवाएं जो है वो ऑनलाइन डिलीवर हो रही हैं इंडिया में, उसके ऊपर है। और वो सेवाएं कैसी हैं? पार्शियल डिजिटलाइजेशन है। तो आज का जो टॉपिक है वो है पार्शियल डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन का मतलब होता है जब चीज़ें हमारी ऑनलाइन हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि हाउस की जो रजिस्ट्री है वो ऑनलाइन है, मतलब होने के बारे में बात चल रही है। बिजली का बिल है वो सब कुछ धीरे धीरे ऑनलाइन होता जा रहा है, तो उसको बोलते हैं डिजिटलाइजेशन। और जब वही डिजिटलाइजेशन आधा होता है, अधूरा होता है, तो उसको बोलते हैं पार्शियल डिजिटलाइजेशन। तो पार्शियल का मतलब होता है जो अभी आंशिक है या अधूरा है, यानी कुछ ही हिस्सों में हुआ, मतलब 100% चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं। ठीक है, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं। तो पार्शियल, यहाँ पर ये वो कैप सीखनी है कि पार्शियल का मतलब क्या होता है। तो पार्शियल का मतलब होता है जब जो चीज़ अधूरी है या फिर आंशिक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पार्शियल डिजिटलाइजेशन हो गया। अब समझते हैं ये भाई क्या है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉलन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको बोलते हैं कॉलन। इसको हम लोग बोलते हैं कॉलन। ठीक, तो कॉलन काम क्या किया भाई? कॉलन क्या काम करता है? तो कॉलन काम करता है इंट्रोडक्शन का, यानी टॉपिक ये रहा, ये हम लोगों का टॉपिक है। अब उस टॉपिक के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारा ये कॉलम देगा कि पार्शियल डिजिटलाइजेशन के बारे में और फर्दर एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तो इसका काम होता है ये चीज़ों को आगे और एक्सप्लेन करेगा और भी ज़्यादा एक्सपैंड करेगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा था पार्शियल डिजिटलाइजेशन, ये हम लोग का था मेन टॉपिक। अब ऑन डिजिटल सर्विस डिलीवरी इन इंडिया, उस विषय का विस्तार या फोकस को बताता है। तो कॉलम क्या बताता है कि आगे एक्सप्लेन या डिटेल आने वाली है, ये हमें कॉलम बताता है। ठीक, चले चलो। तो पार्शियल को हम लोगों ने समझ लिया बहुत अच्छे से, डिजिटलाइजेशन को अच्छे से भाई समझ लिया, इस कॉलम को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ लिया। अब इस ऑन को समझते हैं कि टॉपिक में ऑन इसका क्या मतलब है। ऑन, तो ऑन एक प्रपोजिशन होती है, पहली बात तो ये, और ये हमें बताता है कि किस टॉपिक पर बात होगी। तो बात होगी ऑन डिजिटल सर्विस डिलीवरी इन इंडिया, यानी इंडिया में डिजिटल की सर्विसेज कैसे कैसे आ रही हैं। समझ गए? आगे चलें, बहुत बढ़िया। जैसे कि यहाँ पर देखो ऑन क्या बताता है, किस विषय पर बात होगी।
ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आर्टिकल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये वाला आर्टिकल है। तो रिपोर्ट ऑन एजुकेशन सिस्टम, तो रिपोर्ट है जो एजुकेशन सिस्टम पे है। चले आगे, चलो। तो पार्शियल डिजिटलाइजेशन यानी अधूरी या आंशिक डिजिटलाइजेशन, इसका एक्सप्लेनेशन आगे दिया हुआ है कि ऑन डिजिटल सर्विस डिलीवरी, तो डिलीवरी पर जो कि डिजिटल सर्विस को लेकर के हैं इन इंडिया यानी भारत में। तो चलो चलते हैं इसकी सब हेडिंग पे। सब हेडिंग क्या है? डिस्पाइट इंक्रीज इन ऑनलाइन सर्विसेज। तो डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, और ये इंक्रीज वर्ब है कि नाउन है? अच्छा, उसको पहले हम लोग समझते हैं। तो इंक्रीज का यहाँ पर पीओएस क्या है? पीओएस का मतलब होता है पार्ट ऑफ स्पीच। तो इंक्रीज यहाँ पर हमारा नाउन है। नाउन कैसे भाई हमको पता, ये वर्ब भी तो हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पर डिस्पाइट है। डिस्पाइट के बाद हमेशा वर्ब, सॉरी, डिस्पाइट के बाद हमेशा नाउन आता है, क्योंकि डिस्पाइट हमारी एक प्रपोजिशन होती है। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। ठीक है, बताता हूँ अभी आगे। तो डिस्पाइट के बाद हमेशा नाउन ही आता है, और डिस्पाइट की हिंदी क्या होती है? के बावजूद। ठीक है, डिस्पाइट का मतलब क्या होता है? के बावजूद। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। डिस्पाइट द रेन द मैच कंटिन्यूड। डिस्पाइट का मतलब होता है कि कोई सिचुएशन थी जिसकी वजह से कोई काम नहीं होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन वो चीज़ हुई। जैसे कि भाई वर्षा हुई तो भाई मैच नहीं होना चाहिए था, लेकिन तभी हम लोग यहाँ पर डिस्पाइट का यूज़ करेंगे कि वर्षा तो हुई लेकिन मैच फिर भी जारी रहा। तो डिस्पाइट क्या क्या यहाँ पर बताएगा कि के बावजूद। ठीक, डिस्पाइट हिज इलनेस यानी बीमारी के बावजूद ही वेंट टू वर्क, वह काम पर गया। डिस्पाइट हार्ड वर्क, तो मेहनत के बावजूद ही फेल्ड द एग्जाम, वह एग्जाम में फेल हो गया। तो डिस्पाइट बीइंग रिच, अमीर होने के बावजूद। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट है बीइंग रिच, तो बीइंग के साथ में यहाँ पर एडजेक्टिव आया हुआ है, ये हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, तो बीइंग रिच यानी रिच होना। डिस्पाइट डिस्पाइट बीइंग रिच, बीइंग रिच होने के बावजूद भी ही लिव्स अ सिंपल लाइफ, वो सादा जीवन जीता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्पाइट को समझा कि डिस्पाइट का मतलब क्या होता है? के बावजूद। चलते हैं, तो डिस्पाइट इंक्रीज, तो इंक्रीज के बावजूद इन ऑनलाइन सर्विसेज, तो ऑनलाइन सर्विस में इंक्रीज हुई उसके भी बावजूद, उसके है ना, उसके बावजूद जो कम्बरसम प्रोसेस है, कम्बरसम प्रोसेसेस फ्रॉम एनालॉग एरा, एनालॉग एरा रिमेन, रिमेन का मतलब है बने हुए। सब्जेक्ट हमारा क्या है? पहले जो इन कुछ चीज़ों को समझते हैं, फिर हम लोग आगे फर्दर सेंटेंस को और भी ज़्यादा बारीकी से तोड़ेंगे। तो पहले समझते हैं कम्बरसम का मतलब। तो कम्बरसम का मतलब होता है बोझिल, जटिल, धीमा या परेशान करने वाला। तो ये हमारा एक एडजेक्टिव है। ठीक, चलें आगे। तो कम्बरसम का मतलब क्या होता है? एक तो वो बहुत ज़्यादा बोझिल है, प्लस उसमें समय बहुत लगेगा, प्लस वह परेशान करने वाला भी है। तो कुल मिला के मोटी मोटी बात यह है कि हर वो चीज़ जो बोझिल है, एक मिनट यार मैं जरा इसको हटाऊं, हर वह चीज़ जो बोझिल है, समय लेने वाली है और परेशान करने वाली है, उसे बोलते हैं कम्बरसम। जैसे अगर कोई प्रोसेस कम्बरसम है तो उसका मतलब बहुत स्लो है, बहुत उसमें समय लगेगा, बहुत ज़्यादा उसमें परेशानी होगी। जैसे कम्बरसम पेपर वर्क, ऐसा पेपर वर्क जो बहुत ज़्यादा बोझिल है। कम्बरसम प्रोसीजर होता है, लंबा और जटिल प्रक्रिया। कम्बरसम सिस्टम होता है, यानी कोई सिस्टम ऐसा जो बहुत ज़्यादा बोझिल, बहुत ही ज़्यादा है ना, आउटडेटेड है। चलें आगे, चलो। तो डिस्पाइट इंक्रीज इन ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज में इंक्रीज के बावजूद भी ये कॉमा भाई अलग करेगा चीज़ों को। भी क्या है वो यहाँ पर बताया जाएगा। जो कम्बरसम प्रोसेस है, कम्बरसम जो प्रोसेस है फ्रॉम एनालॉग एरा, तो पहले समझते हैं कि एनालॉग एरा क्या होता है। एनालॉग का मतलब होता है पुराना, मैनुअल और नॉन डिजिटल सिस्टम। एनालॉग का मतलब होता है पुराना, ठीक है। एरा का मतलब, एरा का मतलब युग, यानी जो पुराना युग है। तो एनालॉग का मतलब होता है कि जब कोई, जैसे पहले काम होते थे कागजों में, फाइलें बनती थी या हाथों से काम होते थे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ठीक है ना। पहले ना काम
जो होते थे वो कागज़ों पे होते थे, फाइलों पे होते थे और बहुत सारा है ना जो सिस्टम था वो था, तो उसको बोलते थे वो हमारा एनालॉग एरा था। जैसे कुछ घड़ियाँ आती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारी एनालॉग क्लॉक है। कैसी क्लॉक है? एनालॉग क्लॉक, यानी इसमें सुइयाँ हैं। आज के जैसे डिजिटल वाले जो डिस्प्ले है वो नहीं है। तो जैसे होती है डिजिटल क्लॉक, तो डिजिटल क्लॉक का जो बोल सकते हो एंटो है वो है एनालॉग क्लॉक। ठीक, तो एनालॉग एरा का भाई क्या मतलब होता है? वह समय जब काम हाथों से होता था, कंप्यूटर से नहीं, उसे बोलते हैं एनालॉग। जब काम कंप्यूटर से होगा तो उसे बोलेंगे डिजिटल एरा। आगे बढ़े, चलो। तो डिस्पाइट को समझ लिया था, और इंक्रीज यहाँ पे नाउन है क्योंकि डिस्पाइट के बाद नाउन ही आता है। कम्बरसन को समझा था, यानी बहुत ही बोझिल प्रोसेस। एनालॉग एरा को समझा, एरा का मतलब युग और एनालॉग का मतलब कोई पुराना। रिमेन, ये हमारी वर्ब है। तो सब्जेक्ट फिर क्या था? सब्जेक्ट था हमारा प्रोसेस। सब्जेक्ट था हमारा प्रोसेस और रिमेन हमारी वर्ब है। तो कुछ कम्बरसम प्रोसेस हैं, यानी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। एनालॉग एरा का यानी उस पुराने जमाने की कुछ प्रोसेस हैं जो अभी भी बरकरार हैं, जो अभी भी रिमेन हैं, जो अभी भी बने हुए हैं। रिमेन का मतलब होता है जो अभी भी बने हुए हैं, अभी भी मौजूद हैं, कॉन्टिन्यू टू एग्जिस्ट। तो रिमेन यहाँ पर एक वर्ब है। और जैसे कि ओल्ड हैबिट्स रिमेन, यानी पुरानी आदतें अभी भी बनी हुई हैं। तो रिमेन का मतलब क्या होता है? कि बनी हुई हैं। तो प्रॉब्लम रिमेन अनसॉल्व्ड, समस्याएं अभी भी अनसुलझी हैं। तो कोई चीज़ अभी भी है जो एग्जिस्ट करती है। कम्बरसम प्रोसेस रिमेन, बोझिल प्रक्रियाएं अभी भी बनी हुई हैं। ठीक है, तो कोई चीज़ है जो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, उसे बोलते हैं रिमेन। और जब इस पूरे को समझते हैं बिल्कुल बेसिक से, तो डिस्पाइट इंक्रीज इन ऑनलाइन सर्विसेज, तो ऑनलाइन सर्विसेज में इंक्रीज के बावजूद जो कम्बरसम प्रोसेस है फ्रॉम एनालॉग एरा का, तो जो कम्बरसम प्रोसेस है इस एनालॉग एरा का, वो रिमेन, वो अभी भी बना हुआ है। ऑनलाइन सेवा बढ़ गई हैं, लेकिन पुराने मैनुअल ऑनलाइन सेवा बढ़ गई हैं, यानी वो इंक्रीज हो गई हैं। लेकिन डिस्पाइट पुराने मैनुअल और परेशान करने वाले तरीके यानी जो कम्बरसम प्रोसेस है अभी भी मौजूद हैं, यानी रिमेन है। चलो आगे चलते हैं। डिजिटाइजिंग सिटीजन सर्विसेज, तो डिजिटाइजिंग को जरा ध्यान से देखो, ये वर्ब पे एनजी फॉर्म है, यानी इसका मतलब होता है डिजिटल करना। तो डिजिटाइजिंग का मतलब होता है डिजिटल करना। किसे? सिटीजन सर्विसेज को। इस, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ठीक, बाकी ये इसकी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो डिजिटाइजिंग सिटीजन सर्विसेज इज अ प्रोसेस। क्या है? एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? ये हमारा एक एडजेक्टिव है जो कि इस प्रोसेस को फर्दर एक्सप्लेन करेगा। प्रोसेस है जो फुल ऑफ, यानी भरा हुआ है प्रॉमिस से और एम्पावरमेंट से। अगर इन दोनों को समझते हैं तो फुल ऑफ प्रॉमिस एंड एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? यह प्रोसेस उम्मीदों और सशक्तिकरण से भरी हुई है। क्या है? भरी हुई है। तो भरी हुई होने को बोलते हैं फुल ऑफ। क्या बोलते हैं? फुल ऑफ। जैसे कि द प्लान इज फुल ऑफ होप, उम्मीदों से भरी हुई है। तो डिजिटाइजिंग सिटीजन सर्विसेज इज फुल ऑफ प्रॉमिस, यानी नागरिक सेवाओं को डिजिटल बनाना बहुत संभावनाओं से भरा हुआ है। तो फुल ऑफ का मतलब क्या होता है? भरा हुआ है। फुल यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव है जो कि फर्दर प्रोसेस को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो प्रोसेस कैसा है, बहुत सारे गुणों से और एम्पावरमेंट से भरा हुआ है। जैसे कि द बॉक्स इज फुल ऑफ बुक्स, तो किताबों से भरा हुआ है। प्रोसेस जो है वो फुल ऑफ प्रॉमिस है, यानी प्रॉमिस से भरा हुआ है। तो फुल ऑफ का मतलब क्या हो गया? भरा हुआ। ठीक, और फुल हमेशा किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है, इसीलिए यह एडजेक्टिव होता है। जैसे फुल ऑफ होप यानी आशाओं से भरा हुआ, फुल ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी से भरा हुआ, फुल ऑफ प्रॉमिस यानी प्रॉमिस से भरा हुआ। तो एम्पावरमेंट को भी समझ लेते हैं, यानी सशक्तिकरण, यानी किसी को आप शक्ति मतलब प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि डिजिटल एम्पावरमेंट, तो लोगों को टेक्नोलॉजी के जरिए सक्षम बना रहे हो। तो एम्पावरमेंट का मतलब होता है उसको पावर देना, एम्पावर करना। हम लोगों ने ह्यूमन एम्पावरमेंट के बारे में तो बहुत सुना होगा, महिलाओं को अधिकार और अवसर देना। तो एम्पावरमेंट का मतलब होता है सिंपली किसी को और भी ज़्यादा मजबूत करना, बस।
आज अब इसको ब्रेक करते हैं और फर्दर पढ़ते हैं। तो डिजिटाइजिंग सिटीजन सर्विसेज इज अ प्रोसेस फुल ऑफ प्रॉमिस एंड एम्पावरमेंट। तो और प्रॉमिस और एम्पावरमेंट से यानी सशक्तिकरण से जो भरा हुआ प्रोसेस है ना। तो प्रोसेस क्या है, डिजिटाइजिंग सिटीजन सर्विसेज जो है वो एक प्रोसेस है जो भरा हुआ है प्रॉमिस से और एम्पावरमेंट से। आगे चलते हैं। इन इंडिया यानी भारत में मेकिंग प्रोसेसेस फेसलेस। फेसलेस यानी बिना चेहरे के, प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया, मेकिंग मतलब बनाना। तो जो बनाना है ये हमारा सब्जेक्ट है, वो कैरी करता है। कैरी का मतलब क्या होता है, कैरी का मतलब होता है साथ लेकर आता है। क्या लेके आता है वो भी आगे देखेंगे, पहले कैरी को और भी ज़्यादा गहराई से समझते हैं। जैसे दिस प्लान कैरीज मैनी एडवांटेज, यह योजना कई फायदों को लेकर के आती है। तो कैरी का मतलब होता है अपने साथ लेके आता है। तो यह प्लान अपने साथ बहुत सारे फायदे लेके आता है। फेसलेस प्रोसेस कैरीज मतलब साथ लेके आता है। ये क्या लेके आता है, करप्शन से मुक्ति, करप्शन से मुक्ति लेके आता है। आगे बढ़ते हैं। तो भारत में मेकिंग यानी बनाना, प्रोसेस को फेसलेस यानी बिना चेहरे के, यानी कि हर चीज़ों को डिजिटल भाई कर देना। कैरीज, कैरी का मतलब होता है कि साथ ले जाता है। तो ये बनाना साथ लेके आता है, क्या लेके आता है, दी एडेड बेनिफिट ऑफ रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है आराम, सुकून। अब पहले समझते हैं इस एडेड का भाई क्या मतलब है। ठीक है, और तो लिखा हुआ है एडेड बेनिफिट, इसका मतलब होता है एक और फायदा या एक अतिरिक्त लाभ। तो एडेड का मतलब होता है एक और फायदा, यानी फेसलेस प्रोसेस से ना सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ती है बल्कि एक एक्स्ट्रा फायदा भी मिलता है। तो एक एक्स्ट्रा फायदा जो है उसको बोलते हैं एडेड बेनिफिट। क्या बोलते हैं उसको, एडेड बेनिफिट। जैसे अगर लिखा है एडेड एडवांटेज यानी अतिरिक्त फायदा, यानी एक और फायदा। एडेड कॉस्ट यानी अतिरिक्त खर्च। एडेड बेनिफिट यानी एक अतिरिक्त लाभ। ठीक, आगे चलें। चलो, तो इन इंडिया यानी भारत में मेकिंग प्रोसेस फेसलेस, तो प्रोसेस को फेसलेस बनाना। कैरी यानी कैरी करता है, अपने साथ लेके आता है, अपने साथ लेके आता है द एडेड बेनिफिट ऑफ रिलीफ फ्रॉम द रेंट सीकिंग दैट इज राइफ इन गवर्नमेंट ऑफिसेस। तो गवर्नमेंट ऑफिसेस इनका मतलब में राइफ, हम चलो इन सबको समझते हैं, पहले इतने को देखते हैं। द एडेड बेनिफिट ऑफ रिलीफ, तो रिलीफ के कुछ अतिरिक्त लाभ कहाँ से मिलते हैं, फॉर्म करके हम लोग बताएंगे कि कहाँ भाई कहाँ से मिलते हैं। फॉर्म क्या होता है, कहाँ से मिलते हैं, दी रेंट सीकिंग। अच्छा पहले समझते हैं कि रेंट सीकिंग क्या होता है। रेंट सीकिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो अपने पद का गलत उपयोग करके एक्स्ट्रा पैसे कमाता है उसे बोलते हैं रेंट सीकिंग। यानी कोई भी काम तुम करने जाओगे तुमसे पहले वो कर वसूलेगा। जैसे शिवाजी मूवी में नहीं है, हर एक अप्रूवल के उससे भाई पैसे देने होते हैं, तो कुछ वैसा ही है। तो सिंपल सी बात है, रेंट सीकिंग मतलब क्या होता है, जैसे कोई अधिकारी है फाइल को आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत मांगता है, तो सिंपल सी बात है, रेंट सीकिंग का मतलब होता है रिश्वत मांगना, बस। ठीक है, तो जो रेंट सीकिंग है इससे आज़ादी मिलती है। कैसा भाई रेंट सीकिंग, दैट राइफ, राइफ का मतलब है जो हर जगह पर फैला हुआ है इन गवर्नमेंट ऑफिस। मोटा मोटे तौर पे इसका मतलब है गवर्नमेंट ऑफिस में जो रेंट सीकिंग का प्रोसेस है, यानी जो रिश्वत मांगी जाती है, तो उससे भाई उसमें भी हम लोगों को फ़ायदा होगा अगर चीज़ें फेसलेस हो जाती हैं। तो क्या क्या भाई हम लोगों ने इसमें समझा। तो पहले जो जरा इस राइफ को समझते हैं। तो राइफ का मतलब होता है कि कोई चीज़ है जो हर जगह पर फैली हुई है, जैसे कि जो करप्शन है वो इंडिया में पॉलिटिक्स में राइफ है, यानी हर जगह पर फैला हुआ है। तो र्यूमर्स जो हैं वो राइफ थे, यानी हर जगह पर फैले हुए थे। तो रेंट सीकिंग जो है वो हर जगह पर फैली हुई है। गवर्नमेंट ऑफिस में यानी सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी बहुत आम है। तो राइफ का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा फैली हुई है, वो भाई आम है, हम लोगों को आए दिन नज़र आ जाती है, इसको बोलते हैं रेंट सीकिंग। और ठीक है, और राइफ का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ है जो बहुत ही कॉमन है, हर जगह पर भाई दिख जाती है। ठीक, आगे चलें। हाँ, तो हम लोगों ने कैरी को समझा कि कोई चीज़ कैरी करती है तो अपने साथ लेके आती है। एडेड बेनिफिट क्या होता है समझ लिया हम लोगों ने, तो बस चलो चलते हैं। द मोर सर्विसेज
आर अवेलेबल ऑनलाइन, जितनी ज़्यादा सर्विसेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं उतना ही बेहतर है। ठीक है, आज पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं। इसको बोलते हैं द मोर का कंसेप्ट। ये हमारा एक कंपैरेटिव कोरिलेटिव स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? एक कंपैरेटिव कोरिलेटिव स्ट्रक्चर होता है, यानी दो चीज़ों के बीच में सीधा प्रपोर्शन दिखाता है। क्या दिखाता है? प्रपोर्शन दिखाता है। मतलब अगर एक चीज़ इतना बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी इतना ही बढ़ेगी, अगर एक चीज़ इतना बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी इतना ही बढ़ेगी। इसको बोलते हैं प्रपोर्शन। ठीक, अगर समझते हैं क्या है भाई इसका मतलब। जैसे जितनी एक चीज़ बढ़ेगी उतनी ही दूसरी भी बढ़ेगी। तो पहली चीज़ कौन सी होती है? जो इधर लिखी होती है, दी मोर। दूसरी चीज़ दी बेटर। दोनों तरफ देखो कंपैरेटिव डिग्री है, इधर भी कंपैरेटिव, इधर भी कंपैरेटिव डिग्री, और दोनों तरफ ही दा होगा। इधर भी दा होगा और इधर भी दा होगा। दा हमारा यही बताता है, अभी आगे आएगा समझाऊंगा कि दा क्या बताता है। चलो आज पहले समझते हैं, आगे की ओर फर्दर मूव करते हैं। जैसे कि द मोर आएगा, फिर कोई क्लॉज आएगा, फिर द मोर आएगा, फिर कोई क्लॉज आएगा। अगर द मोर नहीं आएगा तो उसकी जगह पर कोई भी कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी। ठीक, चलो। द मोर द बेटर दोनों ही कंपैरेटिव हैं, जैसा कि हमने अभी बात करी थी कि द मोर और तो ये द बेटर दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री हैं। यहाँ द आर्टिकल नहीं है, यहाँ पर जो द है वो आर्टिकल के रूप में प्रयोग नहीं हुआ यहाँ, बल्कि को रिलेटिव मार्कर है। क्या है? को रिलेटिव मार्कर है जो दो क्लॉजेस को जोड़ता है, दो क्लॉज को जोड़ता है। यह पैटर्न हमेशा पैरेलल चलता है, यानी कि प्रपोर्शन में चलता है। कैसा? प्रपोर्शन में चलता है। जैसे द मोर यू स्टडी, जितना ज़्यादा आप पढ़ते हो, द स्मार्टर यू बिकम, उतना ही ज़्यादा आप स्मार्ट बन जाते हो। द मोर सर्विसेज आर ऑनलाइन, जितनी ज़्यादा सर्विसेज ऑनलाइन होंगी, द बेटर इट इज़ फॉर सिटीजन, उतना ही नागरिकों के लिए बेहतर होगा। तो मेमोरी ट्रिक क्या है भाई, समझते हैं। द मोर, इधर भी द मोर होगा, फिर बीच में कुछ होगा, फिर कॉमा होगा, फिर से द मोर होगा, यानी जितना ज़्यादा ये करोगे उतना ज़्यादा वो चीज़ भी होगी। और इसी का ही एक भाई है, यानी इसका एंटोनम, इसका एक एंटोनियम है कि द लेस, यानी जितना कम तुम ये करोगे उतना ही कम ये होगा। कुछ आगे एग्जाम्पल्स को देखते हैं एक दो, फिर आगे मूव करते हैं। जैसे कि द मोर, जो प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करते हो, द बेटर यू गेट, उतना ही अच्छा बनोगे। द लेस यू स्लीप, जितना तुम कम सोओगे उतनी ही द वर्स यू फील, उतना ही खराब आप महसूस करोगे। तो हाँ, बैड, वर्स और वॉस्ट, ये तीन फॉर्म होती हैं। अच्छा, द मोर सर्विसेज आर अवेलेबल ऑनलाइन, तो अवेलेबल का मतलब होता है मौजूद होना, ऑनलाइन यानी ऑनलाइन सर्विसेज यानी ये सेवाएं। तो जितना ज़्यादा ये अवेलेबल होंगी उतना ज़्यादा बेहतर होगा। अब पहले ये समझते हैं कि यहाँ पर इन दा का भाई क्या मतलब है, कि दा इसमें क्या बता रहा है। क्योंकि बेटर हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, और जब तक नाउन नहीं आता तब तक ये दा क्यों आ गया भाई? आर्टिकल तो हमेशा नाउन के लिए आता है ना, कभी भी एडजेक्टिव के लिए थोड़ा नहीं आता। तो यहाँ पर नाउन तो है नहीं, तो ये दा क्यों आया भाई? क्या रीजन है इसके पीछे? तो देखो, आमतौर पर दा एक डेफिनेट आर्टिकल होता है। सबको पता है भाई कि दा एक डेफिनेट आर्टिकल होता है जो किसी न किसी पर्टिकुलर नाउन को डिनोट करता है, यानी कि जिसकी बात पहले हो चुकी हो उसी को दा फर्दर आगे एक्सप्लेन करता है। ठीक, लेकिन जब ये वाला स्ट्रक्चर आता है तो इसमें कंपैरेटिव कोरिलेटिव मार्कर होता है। कंपैरेटिव कोरिलेटिव मार्कर, कंपैरेटिव क्यों? क्योंकि सेकंड डिग्री में आते हैं। कोरिलेटिव का मतलब होता है एक साथ मार्कर, यानी कि निशान देते हैं। तो जैसे ये इतना बढ़ेगा तो ये इतना बढ़ेगी, अगर दादा को मतलब हटा दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। दा स्पेसिफाई करता है जितना ये उतना ही ये बढ़ेगा, तो इतना और उतना का सेंस यही देता है। तो दा का यहाँ पर क्या मतलब होता है? जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा नहीं है, बल्कि यह दो क्लॉजेस को जोड़ने वाला ग्रामेटिकल सिग्नल है। तो ये सिग्नल का काम करेगा, मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है जितना और उतना, ये मतलब उसका सेंस देगा। ठीक है, ज़्यादा का सेंस तो कंपैरेटिव डिग्री ही भाई देगी। ठीक है, यह बताता है कि दोनों क्लॉज में सीधा प्रपोर्शन संबंध है। दा क्या बताएगा? कि दोनों ही कोरिलेटिव हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, यानी जितना और उतना का सेंस ये देगा। जितनी ज़्यादा सेवाएं ऑनलाइन होंगी, जितनी ज़्यादा होंगी उतना अच्छा होगा। तो ध्यान देना, यहाँ पर दो वर्ड हैं, एक है जितना और दूसरा है उतना। ठीक, चलो।
द मोर यू स्टडी द स्मार्टर यू, अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा। द लेस यू स्लीप द वर्स यू फील, द मोर सर्विसेज आर ऑनलाइन द बेटर। चलो, द मोर यानी जितनी ज़्यादा सर्विसेज ऑनलाइन होंगी उतना ही बेहतर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज़ पॉसिबल यानी इट इज़ पॉसिबल यानी यह संभव है। अब देखो यहाँ पर एक एक बिंदी है यानी एक फुल स्टॉप है और एक कॉमा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी कॉलन। क्या बोलते हैं? सेमी कॉलन बोलते हैं। सेमी कॉलन का भाई काम क्या होता है? ये जो हमारे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं? जो हमें पूरा का पूरा मीनिंग बता सकते हैं अकेले, बिना किसी पर निर्भर हुए। दो सेंटेंस होंगे अलग अलग जो आपस में, मतलब अगर उन्हें अलग अलग भी रखोगे तब भी वो पूरा का पूरा मतलब आपको बता देंगे, उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। और ऐसे एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, यानी जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यानी ये दो सेंटेंसेस में से एक को हटा दोगे तो तब आप दूसरे का मीनिंग नहीं निकाल पाओगे बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक, तो जब दोनों वाक्य आपस में काफ़ी जुड़े हुए हों लेकिन कॉमा से ज़्यादा सेपरेशन चाहिए, ध्यान देना, कॉमा से ज़्यादा सेपरेशन चाहिए और फुल स्टॉप से कम, तो कॉमा देन सेमी कॉलन फिर आता है फुल स्टॉप। हमारा सबसे पावरफुल हमारा फुल स्टॉप होता है, फिर कॉमा होता है और फिर ये सेमी कॉलन होता है। ठीक, एक दो और एक तीसरा। ओह माय बैड। सबसे पावरफुल ये होता है, फिर उसके बाद ये होता है, फिर ये होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सेमीकोलन यहाँ दोनों को जोड़ता है क्योंकि दूसरा हिस्सा पहले वाक्य को विस्तार से समझाता है। दूसरा हिस्सा हमेशा एक्सप्लेन करता है पहले वाले हिस्से को, तो हम लोग वहाँ पर सेमीकोलन को लगाए रहते हैं। सेमीकोलन का काम क्या होता है? दो जुड़े हुए पूरे वाक्य जोड़ने वाला चिन्ह है। तो जो अपने जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे उनको जोड़ेगा, है ना। फुल स्टॉप से कम सेपरेशन देगा लेकिन कॉमा से अधिक सेपरेशन देगा। जैसे सी वॉज टायर्ड, बहुत थकी थी। अच्छा, यहाँ पर एक वोकैब है टायर्ड। देखो दो स्पेलिंग होती है, एक होती है TIRED, इसका मतलब होता है थकी होना, और एक होता है ट्राइड। ट्राइड का मतलब होता है कि तुमने ट्राई किया था, तो वाई को ही ये लोग IED में लिख देते हैं। ठीक है, कंफ्यूजिंग स्पेलिंग्स हैं, फंस सकते हो इसमें। जैसे वीक और वीक में आप हम बताओ कि वीक और वीक में क्या डिफरेंस होता है। ये भाई आप लोगों का होमवर्क है। शी वॉज टायर्ड तो वह थकी थी। शी वेंट टू बेड अर्ली, इसीलिए वो जल्दी सोने चली गई। यहाँ पे देखो कॉलन का यूज हुआ है। ठीक, फर्दर एक्सप्लेन करेगा, कॉलन सेमी कॉलन के बाद एक्सप्लेनेशन आएगा। तो इट इज़ पॉसिबल एस्टोनिया हैज डन इट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इट इज़ पॉसिबल, फिर आ गया सेमी कॉलन। क्या पॉसिबल है वो आगे हम लोग बताएंगे भाई क्या है। इन दिसंबर 2024 दिसंबर में एस्टोनिया, जो कि एक देश का नाम है, डिजिटाइज यानी कि उसने सब कुछ डिजिटल बना दिया। तो उसने डिजिटाइज किया द लास्ट सिटीजन सर्विसेज, उस सिटीजन सर्विसेज को जो आखिरी बची हुई थी, दैट ओनली रिमेन्ड पॉसिबल ऑन पेपर, जो केवल और केवल पेपर पे ही संभव बनी हुई थी, यानी एग्जिस्टेंस में थी, जो सिर्फ और सिर्फ पेपर पे चलती थी। यानी वो क्या है? ये हमारा है कॉलन। ये बताता है कि वो चीज़ क्या थी, तो वो डाइवोर्स था। यानी ऊपर जो बात कही गई है वह संभव है क्योंकि दिसंबर 2024 में एस्टोनिया नामक एक देश ने, जो आखिरी उनके यहाँ सर्विस बची हुई थी, जो भाई पूरी तरीके से सिर्फ उसे पेपर पर ही संभव थी, उसे भी इन लोगों ने डिजिटाइज कर दिया, यानी उसे भी इन लोगों ने ऑनलाइन बना दिया। ठीक, आगे चले। यहाँ पे समझते हैं भाई सेमी कॉलन का फंक्शन क्या होता है। तो एक सेमी कॉलन यहाँ पे था, इसे बोलते हैं कॉलन। तो सेमी कॉलन क्या करता है कि ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है, जैसे कि हम लोगों ने पूरा भी समझा था। ठीक, तो कॉमा से ज़्यादा सेपरेशन दिखाता है और फुल स्टॉप से कम सेपरेशन को दिखाता है। ठीक, चलो अब समझते हैं यहाँ पर कॉलन का भाई काम क्या है। तो कॉलन का काम क्या होता है? तो पहले वाक्य का कॉलन यहाँ पर हमेशा विस्तार बताएगा, उदाहरण या स्पष्टीकरण देगा, यानी कि एक्सप्लेनेशन देगा आगे। यानी दूसरा हिस्सा जो होगा पहले का मीनिंग या एग्जाम्पल बताएगा। ठीक, जैसे ही हैड वन गोल, उसका एक गोल है और वो गोल क्या है वो आगे ये बताएगा। जैसे एस्टोनिया डिजिटाइज्ड, ये V2 है यानी वर्ब के सेकंड फॉर्म है। द लास्ट सिटीजन सर्विसेज,
क्या थी वो कॉलन करके यहाँ पर बता दिया गया, यानी तलाक थी। ठीक, और हिंदी में से इस चिन्ह से दिखा दिया जाता है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। तो एक है सेमी कॉलन और एक है कॉलन। सेमी कॉलन क्या करता है, दो पूरे वाक्यों को जोड़ता है, यानी जो पूरे के पूरे इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, और ये उदाहरण बताएगा या फर्दर एक्सप्लेन करेगा। चलो आगे चलते हैं, एक बार पूरे को समझ लेते हैं। तो इन दी इट इज़ पॉसिबल, ऊपर जो बात कही गई थी वह संभव है, क्योंकि इन दिसंबर यानी दिसंबर 2024 में एस्टोनिया, अच्छा यहाँ पर देखो इन लिखा हुआ है, एट नहीं लिखा हुआ, क्योंकि एट हमारा एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए लगता है, इन हमारा एक बड़ी ड्यूरेशन के लिए लगता है। ठीक, तो इस साल में एस्टोनिया नामक देश ने सब कुछ डिजिटाइज कर दिया था, क्योंकि पास्ट का टाइम है, इस वजह से यहाँ पर V2 ही आएगा। ठीक है, सब कुछ उसने डिजिटाइज कर दिया, सब कुछ क्या मतलब, जो आखिरी सिटीजन सर्विस बची हुई थी उसे भी उसने डिजिटाइज कर दिया था, जो कि डाइवोर्स थी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इन दिस लाइट, आ जाओ पहले इसको समझते हैं। तो इन दिस लाइट का मतलब होता है इस दृष्टिकोण से, इस संदर्भ में, या इस स्थिति को देखते हुए। ठीक है, तो इस स्थिति को देखते हुए, इन दिस लाइट, यानी जो ऊपर बात कही गई है कि एस्टोनिया अगर ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ इन दिस लाइट, यानी इस लाइट में, जब फ्रेज बताता है कि पहले कही गई बात को ध्यान में रखते हुए, तो पहले कोई बात कही गई है उसको ध्यान में रखते हुए अब जो कहा जा रहा है वह उचित है या तर्कसंगत है। तो इस वाक्य को बोलकर हम एक रीजनिंग देते हैं कि जो ऊपर वाली बात सही है तो नीचे वाली बात भी सही होनी चाहिए भाई, है ना। ऐसा तो हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इन दिस लाइट, यानी इस दृष्टिकोण से, द डिसीजन सीम्स फेयर, तो फेयर लगता है। हम लोगों ने कल की क्लास में सीएम को बहुत ही ज़्यादा गहराई से भाई समझा था कि सीएम का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ लगना, बाहर से लगना। ठीक है, इन दिस लाइट, यानी इस लाइट में, जो हम लोगों ने ऊपर बात कही उसको यहाँ पर लाइट से डिनोट किया गया है, तो उसी के छत्र छाया में, उसी की लाइट को बेस मान के जो पार्टिसिपेशन है ऑफ प्राइवेट फर्म्स का वो वेलकम है। ठीक है, और स्वागत योग्य है। अच्छा, तो इन दिस लाइट जो ऊपर बात कही गई थी उसे मद्देनजर रखते हुए पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट फर्म्स, तो प्राइवेट फर्म्स का पार्टिसिपेशन यानी भाग लेना, सच एस, अब फर्म कैसी हैं वो सच एस बताएगा, सच एस यानी कि कैसी हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप का जो पार्टिसिपेशन है इन गेटिंग डिजिटल सर्विसेज डिलीवर्ड, तो इन गेटिंग डिलीवर्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग गेट V3 का पास्ट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। आज उससे पहले समझते हैं गहराई से, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इन गेटिंग डिजिटल सर्विसेज डिलीवर्ड का क्या मतलब है, डिजिटल सर्विसेज को पहुंचाने में या उपलब्ध कराने में, तो पहुंचाने में गेटिंग डिलीवर, डिलीवर का मतलब होता है पहुंचाना, गेटिंग बताता है कि कोई काम आपने नहीं किया, आपने किसी से करवाया। ठीक, चलो पहले इसकी का पूरी पूरी हिंदी समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छा और मतलब एक हेल्प मिल जाएगी। इस दृष्टिकोण से, यानी इन दिस लाइट, व्हाट्सएप जैसी निजी कंपनियां यानी प्राइवेट कंपनियां, जैसी यानी सच एस की भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन, जो गुजरात में ज़्यादा लोगों तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाने में मदद कर रही है, तो पहुंचाने में, तो गेटिंग डिलीवर्ड उसे पहुंचाने में हेल्प कर रही है, वह स्वागत योग्य है। मोर पीपल एज इन गुजरात, जैसा कि गुजरात में है, इज वेलकम यानी वह वेलकम है। तो सिंपल सा सब्जेक्ट ये रहा, उसकी वर्ब यहाँ पे है। तो पार्टिसिपेशन इज वेलकम, तो पार्टिसिपेशन वेलकम है। अब पार्टिसिपेशन किसका है, उन प्राइवेट फर्म्स का है। प्राइवेट फर्म कौन कौन सी, व्हाट्सअप है। व्हाट्सअप क्या कर रहा है, जो है ना, जो प्राइवेट फर्म्स वो क्या कर रही हैं, तो किस में हेल्प कर रही हैं, इन गेटिंग डिजिटल सर्विसेज डिलीवर्ड, इन डिजिटल सेवाओं को डिलीवर कराने में मदद कर रही हैं। टू मोर पीपल यानी और लोगों तक, सब तो भाई हमारी एडिशनल होती है ना, मेन सब्जेक्ट वर्क तो यहाँ पे थी, बस खत्म, आगे चलो। ही इज इन्वॉल्व, तो वह शामिल था, शामिल है, इन गेटिंग दी वर्क डन, काम को करवाने में।
तो गेटिंग का मतलब होता है करवाना, दी वर्क डन यानी काम को पूरा किसी और से करवाना। प्राइवेट फर्म्स हेल्प इन गेटिंग सर्विसेज डिलीवर्ड, निजी कंपनियां सेवाएं पहुंचाने में मदद कर रही हैं। तो पहुंचाने को बोलते हैं डिलीवर्ड, और कुछ करवा रही हैं तो गेटिंग। आ जाओ अब समझते हैं गेट प्लस V3 के स्ट्रक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है। किसके साथ में एक हैव भी आता है, हैव प्लस V3, मेक प्लस V3, तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। आ जाओ समझते हैं। गेट V3 इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई काम तुमने करवाया, खुद नहीं किया, किसी से करवाया, या कुछ होना, किसी काम का पूरा होना, ये सब हटाओ, बस इतना देखो कि तुमने कोई काम करवाया, ठीक है। यह स्ट्रक्चर बताता है कि सब्जेक्ट खुद कोई काम नहीं करता, सब्जेक्ट यानी जो यहाँ पे होता है, खुद इसने कोई काम नहीं किया, बल्कि इसने करवाया, बल्कि किसी और से करवाया, ठीक है, या काम हो जाता है। जैसे आई गॉट माई फोन रिपेयर। अच्छा, इसमें कुछ और बहुत गहरी बातें बताता हूँ मैं। ये V3 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये पैसिव स्ट्रक्चर है। पैसिव में V3 फॉर्म आती है हमारी, पैसिव में हम लोगों की V3 फॉर्म आती है कि नहीं आती? पैसिव में भाई V3 फॉर्म तो आती ही आती है। पैसिव की भाई वो पहचान भी है। तो रिपेयर यहाँ पे पैसिव को बताएगा कि आई ने कुछ नहीं किया, आई ने बस करवाया, और बाकी का काम यहाँ पर गॉट करके दिखा देगा कि ये स्ट्रक्चर हो गया गॉट प्लस V3 का। तो आई गॉट यानी मैंने करवाया, क्या करवाया? माई फोन, अपने फ़ोन को करवाया, क्या करवाया? रिपेयर करवाया, ठीक। शी गॉट, उसने क्या करवाया? अपना होमवर्क पूरा करवाया। दे गॉट, उन्होंने करवाया, उस मैसेज को क्या करवाया? डिलीवर करवाया, ठीक। तो मैंने अपना फ़ोन ठीक करवाया, डिलीवर करवाया, या पहुंचवाया, तो गेट प्लस V3 का यूज़ करते हैं। यहाँ गेट प्लस V3 का मतलब है टू कॉज समथिंग टू बी डन, यानी काम करवाना या पूरा करना। चलो, अगर गेट ऑब्जेक्ट V3 लिखा तो उसका मतलब है कि कोई काम करवाना। अगर गेटिंग लिखा हो तो उसका मतलब होता है करने की प्रक्रिया में, है ना। जैसे कि गेट दी कार वॉश्ड, तो कार को धुलवाया, यहाँ पर गेट और V3 लिखा हुआ। लेकिन अगर लिखा हो गेटिंग दी कार वॉश्ड, तो कार धुलवाने की प्रक्रिया में, तो वो मदद कर रहे थे गेटिंग, है ना। तो वो भाई वो हेल्प कर रहे थे गेटिंग डिजिटल सर्विसेज डिलीवर्ड। तो डिजिटल सर्विसेज को डिलीवर करवाने में, गेटिंग का मतलब करवाने में, ठीक है, करवाने में देखो इन लिखा हुआ है, इन लगा हुआ है, तो इनका मतलब होता है करवाने में, ठीक। जैसे गेट दी वर्क डन यानी काम को करवाओ, गेटिंग दी वर्क डन यानी काम करवाने का काम, ठीक। चलो, तो इन दिस लाइट, इस प्रकाश में, पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट फर्म, जैसे कि व्हाट्सएप हो गई, इन गेटिंग डिजिटल सर्विस डिलीवर्ड, तो डिलीवर करवाने में इनका पार्टिसिपेशन है, टू मोर पीपल, और भी ज़्यादा लोगों तक डिजिटलाइजेशन पहुँचे, एस इन गुजरात, जैसे कि गुजरात में चल रहा है, इज़ वेलकम, तो वह स्वागत योग्य है। वेलकम का मतलब है स्वागत योग्य होना। चलो।